नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी को समझेंगे। जो भी एस्पायरेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो भी नए जुड़े हैं, जो अभी अभी तैयारी करना चालू किया है जिन्होंने, अगर कोई नया भी छात्र इस वीडियो को देखेगा तो उसको भी सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो शुरू करते हैं भारतीय भूगोल को। सबसे पहले देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है, जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अगर हम इन रेखाओं को देखें तो ये रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करती, बट इन रेखाओं की मदद से हम इनको ग्लोब पे खींचते हैं और ग्लोब पर खींचकर किसी भी जगह, कोई भी देश या कोई भी टेरिटरी, वहाँ का समय, वहाँ की जलवायु, वहाँ की तिथि का निर्धारण करते हैं। किन की मदद से? इन रेखाओं की मदद से, जिनको हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो जो लैटिट्यूड है, जो एकदम 0 डिग्री एकदम मध्य से निकलता है पृथ्वी के, उसको हम इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। उसी तरह लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम प्राइम मेरिडियम या फिर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, क्योंकि समय का निर्धारण इसी के द्वारा होता है। तो लॉन्गिट्यूड जो देशांतर रेखाएं हैं, जिनको हम वर्टिकल रेखाएं भी कह सकते हैं, हालांकि ये एकदम वर्टिकल नहीं होती, क्योंकि जैसा कि आपको ग्लोब पर नज़र आ रहा है तो ये रेखाएं एकदम घूमती हुई है। जो लैटिट्यूड्स है वो एकदम बॉल के आसपास, जैसे हम एक सर्कल घुमा देते हैं उस तरह है। इनको फ्रंट से देखने पर ये ऐसी लगेगी जैसे एक सीधी रेखा है, जबकि ये एक सीधी रेखा ना होके एक पूरी गोल, हम एक बॉल पे घुमाते हैं एक रेखा, उस तरह से ये रहती है। तो 0 डिग्री जो उसको हमने इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा। उसी तरह 23.5 डिग्री जो अक्षांश होता है उसको हम कर्क रेखा या फिर मकर रेखा कहते हैं। अगर वो उत्तरी गोलार्ध में हुई तो उसको कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में हुई तो उसे मकर रेखा कहते हैं। गोलार्ध का क्या मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पर एक भूमध्य रेखा खींची, तो भूमध्य रेखा ने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ऊपर वाला हिस्सा जो उत्तर की तरफ है उसे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की तरफ है उसे दक्षिणी गोलार्ध नाम देते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, उनको हम उत्तर की दिशा से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर है, 1 डिग्री अगर अक्षांश रेखा है तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उसको बोलेंगे, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में है। इसी तरह अगर दक्षिण गोलार्ध में कोई रेखा हुई तो उसके पीछे हम दक्षिण शब्द लिख देंगे, या फिर एस से उसको डिनोट करेंगे, एस बोले तो साउथ, और उत्तरी गोलार्ध में एन से उसे डिनोट करेंगे, एन बोले तो नॉर्थ। तो इक्वेटर जो है 2 पार्ट में ग्लोब को डिवाइड कर रही है, उत्तरी गोलार्ध या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या और दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से ये डिवीज़न होता है। अब अक्षांश रेखाएं जो है 90 डिग्री तक जाती है ऊपर, जो पोल वाला एरिया है, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और उसी तरह साउथ में जाती है साउथ पोल तक। तो 1 से 90 डिग्री ऊपर गई और 1 से 90 डिग्री नीचे गई, तो 90 रेखाएं ऊपर हो गई, 90 नीचे हो गई, टोटल हो गई 180। तो 180 रेखाएं ये हो गई, और एक 0 डिग्री अक्षांश भी तो है बीच में। तो टोटल जो अक्षांशीय वृत्त होते हैं या फिर अक्षांश रेखाएं जो बनाई हैं हमने, उनकी संख्या टोटल 181 होती है, 181। तो एक अक्षांशीय वृत्त कितने हो गए? 181 कितने अक्षांशीय वृत्त हो गए। तो ये तो हमने अक्षांश की बात की या फिर लैटिट्यूड्स की बात करी। उसी तरह हम देखते हैं किनको, लॉन्गिट्यूड्स को। तो वर्टिकल जो रेखाएं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री होती है। 0 डिग्री के अपोजिट में 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम समझें कि 0 डिग्री तो बताती है टाइम को, और 180 डिग्री जो रेखा है वो बताती है तिथि को, डेट को बताती है। तो 180 डिग्री
जो मेरिडियन है जो लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री, वो तो किसी भी जगह की तिथि को बताती है कि वहाँ पे कौन सी तिथि है, क्या डेट है, और 0 डिग्री बताती है किसको, समय को। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं थी जिनको हमने समझा। अब इसको हम इस तरह देखेंगे कि 0 डिग्री को हमने कहा था भूमध्य रेखा, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को हम बोलते हैं कर्क रेखा। उसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रहेगी उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी तरह 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा उत्तर में, और दक्षिण में 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक रेखा। 90 डिग्री पे ध्रुव आ जाते हैं दोनों तरफ, एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव। अब दो जो अक्षांश रेखाएं होती है उनके बीच का जो जोन होता है, उनके बीच का जो एरिया जगह होती है उसको हम बोलते हैं जोन या फिर कटिबंध, जोन या फिर कटिबंध। जैसे 0 से 23.5 डिग्री बीच का जो कटिबंध है उसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का जो ये हिस्सा है 0 से 23.5 डिग्री, इसमें सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, लंबवत पड़ता है, इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पे उष्णता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है ऊपर बढ़ने पर, उसी तरह नीचे जाने पर भी टेम्परेचर कम होने लगता है। तो उसके बाद शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध आता है, और सबसे जो ध्रुवों की तरफ शीत कटिबंध आता है, क्योंकि यहाँ का तापमान लगभग माइनस में होता है और पोल्स पर हमें बर्फ़ मिलती है, तो माइनस में टेम्परेचर होने के कारण उसको हम शीत कटिबंध नाम देते हैं। तो अक्षांश रेखाओं का एक काम तो हमने देखा था कि ये जो रेखाएं हैं ये ग्लोब से भूमध्य रेखा ने 2 भाग में बांटा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और इन रेखाओं का जो कटिबंध है वो किसको बता रहा है, वहाँ की जलवायु को भी बता रहा है। तो अक्षांश रेखाएं क्या है, जलवायु निर्धारण के लिए काम आती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्षांश रेखाएं जलवायु निर्धारित करती है, जबकि देशांतरीय रेखाएं समय और तिथि का निर्धारण करती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और अक्षांशीय वृत्त जो है वो 181 है। जैसा कि हमने बात करी थी कि 1 से 90 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 90 वृत्त ऊपर, 90 नीचे, और बीच वाला जो भूमध्य रेखा है वो भी एक काउंट होगा, तो 181 टोटल अक्षांशीय वृत्त हो जाते हैं। 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, और इसके अपोजिट में 180 डिग्री जो देशांतर है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। कुल देशांतरों की संख्या 360 है, और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का एक और नाम है शुद्ध हिंदी में प्रधान यामयोत्तर रेखा। तो प्रधान यामयोत्तर रेखा भी इसी को कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर को। तो आई होप आपको अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं समझ में आई होगी। 1-2 बार इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। एक घर में कोई भी ऑब्जेक्ट जो गोलाकार ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल है, उस पर आप, या फिर ग्लोब रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर भी ये रेखाएं प्रदर्शित रहती है। अब हम एक सिद्धांत को समझते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो वेगनर के द्वारा दिया गया था 1912 में। हालांकि इसको मान्यता बाद में 1917-18 में मिली थी, पर ये वेगनर ने दिया था 1912 में। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में अपने महाद्वीपों को देखते हैं, तो कुछ इस तरह से महाद्वीपों की अभी स्थिति है। नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। तो इस तरह से जो है पूरे 7 महाद्वीप हमको नज़र आते हैं जो एक दूसरे से दूरी पर है, बीच में सागर है और आसपास इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है। परंतु वेगनर यूँ कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, पहले सारे महाद्वीप एक ही स्थल का हिस्सा थे, और उस स्थल को इन्होंने नाम दिया पेंजिया। एक ही स्थल खंड का सारे महाद्वीप हिस्सा थे जिसका नाम है पेंजिया। और पेंजिया भी शुरू में जो है वो गर्म हुआ करता था, यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और ये तरल अवस्था में था। धीरे धीरे तापमान घटने लगा और ये ठोस अवस्था में आने लगा। तो ये ठोस अवस्था में आता है
और ठोस अवस्था में आने के बाद इस भूखंड को क्या नाम दे रहे हैं हम, पेंजिया। और पेंजिया के आसपास जो समुद्र है या फिर जो पानी वाला क्षेत्र है उसको बोला गया पेंथालासा। तो कब की बात बता रहे वेगनर, पुराने समय की। कितने पुराने समय की, 4.6 अरब वर्ष पूर्व की। तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो पृथ्वी थी, जो अभी हमें जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं थी। उस समय क्या था कि सारे जो अभी जो महाद्वीप हमें दिखते हैं वो एक पेंजिया की फॉर्म में थे। अब जो किसी भी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं जिनको हम उपग्रह बोलते हैं, तो हमारा जो उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, वह है चंद्रमा। तो चंद्रमा और समुद्र के बीच में क्या है कि ज्वार उत्पन्न होता है, एक ज्वारीय बल लगता है। ठीक है, तो उस ज्वारीय बल के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण बल कहें उसके कारण ये पेंजिया क्या है, दो भागों में विखंडित हो जाता है। इसका जो उत्तर वाला भाग है उसको अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया कहा गया, और इसका जो दक्षिण वाला भाग है उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। और बीच में जो इसके बीच में जो खाली जगह बची जहाँ पर पानी भर गया उसको 33 सागर कहा गया। तो हमने बात करी कि पेंजिया किस में विखंडित हुआ, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में। और इन्हीं का बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ और धीरे धीरे महाद्वीप जो है बन गए, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड जो है वो दक्षिण में है, तो दक्षिण के जितने भी महाद्वीप हैं वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो दक्षिण में कौन कौन से महाद्वीप है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। और अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया का कौन सा भाग है, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया का भाग प्लस उत्तरी अमेरिका। तो ये है अंगारा लैंड के भाग। तो इस तरह से ये सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कि जो महाद्वीप है एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और अभी भी ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और इनकी जो प्लेट्स है अंदर, क्योंकि दो महाद्वीपों के बीच की जो प्लेट है उन प्लेटों के टकराव से अभी भी कहीं ना कहीं भूकंप या फिर कोई चीज़ें, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे अभी वेनेजुएला में सबसे विनाशकारी सदी का भूकंप आया है, काफ़ी भयानक। तो वो भी जो है वो दक्षिणी अमेरिका की जो प्लेट है उसके टकराने से वो भूकंप आया है। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था जो कि वेगनर के द्वारा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अभी हमारे जो महाद्वीप है उनकी स्थिति इस प्रकार है। ये 0 डिग्री बीच में, 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इसके उत्तरी गोलार्ध में भारत है। तो भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। उसी तरह हम 0 डिग्री देशांतर से देखें, ये मध्य से 0 डिग्री देशांतर है। तो 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को या फिर ग्लोब को दो भागों में बांटेगा, एक तो पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। तो 0 डिग्री देशांतर से भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से अक्षांश से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो कुल मिलाकर भारत की जो स्थिति है वो क्या हो गई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गई। कौन से गोलार्ध में हो गई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति किस में है, इस वाले ब्लॉक में है। तो ये 0 डिग्री के कंपेयर में उत्तर में है और 0 डिग्री देशांतर के कंपेयर में पूर्व में है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अब भारत की स्थिति हमें पता चल गई, तो हम भारत को पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार की चीज़ें हमें प्राप्त होती है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरीय विस्तार है उनको हम देखेंगे। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। मतलब भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट के देशांतर पर है, और सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट के देशांतर पर है। और पूर्व से पश्चिमी बिंदु के जो बीच की दूरी है वो 2933 किलोमीटर की कुल दूरी है पूर्व से पश्चिम बिंदु की।
तो ये हमने बात करी किसकी, पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच की दूरी की और कौन कौन से देशांतर के मध्य ये है। अब हम बात करते हैं अक्षांश की। तो 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि पर का बिंदु और इधर 37 डिग्री 6 मिनट मुख्य भूमि का बिंदु। तो 37 डिग्री 6 मिनट तो सबसे उत्तरी बिंदु हो गया और 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश है वो कहाँ पे टच हो रहा है, सबसे दक्षिणी पॉइंट पे भारत के टच हो रहा है। और उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर की है। यानी कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम के विस्तार से ज़्यादा है। भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम के विस्तार से ज़्यादा है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है, वहीं उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। अब हम इनके बिंदुओं को देखते हैं। तो ये जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, ये बिंदु है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में पड़ता है। और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है भारत का, जो 8 डिग्री 4 मिनट जहाँ से अक्षांश रेखा गुजर रही है, वो है कन्याकुमारी में केप कोरियन। वो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, जिसको केप कोरियन भी बोला जाता है। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये तो मुख्य भूमि की बात हो गई, मुख्य भूमि में। परंतु भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 6 डिग्री 45 मिनट पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ पर है, 6 डिग्री 45 मिनट पर, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पेपर में पूछे तो हमें आंसर लगाना है इंदिरा पॉइंट, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का पूछे तो हमें लगाना है आंसर कन्याकुमारी। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है, जो कि निकोबार द्वीप पे, ग्रेट निकोबार द्वीप पे है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कोल क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु। तो ये तो सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु की हमने बात करी। अब हम देखते हैं सबसे पूर्वी बिंदु और साथ में पश्चिमी बिंदु। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है सरक्रीक, जो कि गुजरात में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सरक्रीक है। सबसे पूर्वी बिंदु है किबुतु। किबुतु है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको वेलांग भी बोला जाता है। तो पूर्वी और पश्चिम बिंदु, तो इसी को हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पूर्वतम बिंदु है किबुतु या फिर वेलांग, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिम बिंदु सरक्रीक है, जो गुजरात में, जिसको गुहार मोती भी बोला जाता है। गुहार मोती वहाँ जगह का नाम है। तो सरक्रीक या गुहार मोती दोनों में से कोई ऑप्शन है तो वो हमें मार्क करना है। हमने पूर्वी से पश्चिम के बीच की दूरी 2933 देख ही ली, और पूर्वोत्तम देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिमतम देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट। उसी तरह जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर अपन एकदम दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार से देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट से चालू हो जाता है भारत का एरिया। अब हम बात करते हैं कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में कितना अंतर है भारत में। क्योंकि जो सबसे पूर्वतम बिंदु है भारत का, वहाँ पर सूर्योदय जल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सरक्रीक या गुहार मोती वाली जगह पर, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व दिशा से सनराइज़ होता है। तो अगर यहाँ पर 6 बजे दिन हो रहा है सरक्रीक में या गुजरात में, तो जो अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पे वेलांग जगह है, तो वहाँ तो 4 बजे ही दिन हो जाएगा, क्योंकि जो समय का अंतर है वो 1 घंटे 27 मिनट का है। 1 घंटे 57 मिनट का है। 1 घंटे 57 मिनट का मतलब ये हुआ कि लगभग 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे का अंतर है इनके समय में। समय का अंतर कैसे निकाला, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का गैप होता है, क्योंकि हमने देखा था कि देशांतर रेखाएं किसको बताती है, समय को। तो समय कितना अंतर रहता है 2 देशांतर के बीच में, 4 मिनट का अंतर रहता है।
तो इन दोनों के बीच में कितने देशांतर है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को हमने घटा दिया, तो 29 डिग्री 18 मिनट आता है। और 4 मिनट से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 116 मिनट, और 18 को 4 से करेंगे तो 72, 72 सेकेंड को भी हम देखें तो 72 सेकेंड में भी 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड का 1 मिनट इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 117 मिनट और 12 सेकेंड। 117 मिनट 12 सेकेंड क्या समय हो गया, 117 मिनट कितना हो गया, 1 घंटा 57 मिनट हो गए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटा 57 मिनट हो गए और 12 सेकेंड हो गए, तो लगभग 2 घंटे का समय हो गया एग्जैक्टली। तो 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड। अब एक चीज़ यहाँ पे सोच के देखो कि अगर कोई व्यक्ति के ऑफिस का समय 10 बजे है, तो गुजरात का कोई व्यक्ति ऑफिस जाएगा तो वो 6 बजे उठ के 10 बजे ऑफिस गया, यानी कि उसके पास 4 घंटे का समय था। जबकि जो वेलांग या फिर अरुणाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति रहता है, तो वहाँ पे तो दिन 4 बजे उग गया है, सूर्योदय 4 बजे हो गया है, तो उसके पास कितने घंटे का समय, 6 घंटे का समय है ऑफिस जाने में, 10 बजे का टाइम है, तो उसका आधा दिन तो निकल गया। अब यहाँ पर ये ऑफिस से आएगा 5 बजे और ये भी 5 बजे आएगा, पर यहाँ पे 5 बजे तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि 4 बजे दिन अस्त हो जाता है। क्योंकि अगर सनराइज़ जल्दी हुआ तो सनसेट भी यहाँ पे जल्दी होगा ना। तो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहाँ पर क्या है कि एक अलग टाइम जोन की मांग चल रही है कि यहाँ का टाइम जोन अलग होना चाहिए। जैसे अमेरिका में बहुत सारे टाइम जोन है ना, वैसे ही भारत में केवल अभी तो एक ही टाइम जोन है पूरे भारत में, सब ऑफिस टाइमिंग वगैरह सब सेम है। पर पूर्वोत्तर में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ पर जो है अलग टाइम जोन की मांग चल रही है अभी। वो इसीलिए चल रही है क्योंकि वहाँ पर सूर्योदय यहाँ से 2 घंटे पहले हो जाता है। तो ये चीज़ थी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर हमने देखा लगभग 2 घंटे का है। अब हम देखते हैं भारत की सीमाओं के बारे में कि भारत की जो सीमा है वो किन किन से टच होती है। तो भारत की 2 तरह की सीमाएं हैं, एक तो जलीय सीमा और एक स्थलीय सीमा। तो जलीय सीमा कितनी है भारत की, 7516.6 किलोमीटर। इस जलीय सीमा में हमने एक तो ये चीज़ कवर कर ली कि भारत का जो तट है वो, दूसरा हमने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इनकी भी सीमाएं इसमें जोड़ रखी है, तो तब जाके 7516.6 किलोमीटर आता है। और जलीय सीमा भारत के 9 राज्यों से और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों से टच होती है। 9 राज्य कौन कौन से हैं, एक राज्य तो है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। तो टोटल ये 9 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राज्य हो गए जिससे भारत की जलीय सीमा लगती है। और 4 यूनियन टेरिटरी, 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, एक तो लक्षद्वीप खुद है, एक अंडमान निकोबार है, उसी तरह एक दमन दीव है, एक पुडुचेरी है। तो इस तरह ये 4 यूनियन टेरिटरीज हो गई, दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से जलीय सीमा टच होती है भारत की। तो अब इस जलीय और स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो 16 राज्य और 2 यूटी से टच होती है। तो टोटल 4 यूटी इधर हो गई, 2 यूटी हो गई, टोटल 6 यूटीज़ हो गई। अच्छा, 2 यूटीज़ कौन सी बाकी है स्थलीय सीमा में, ये 2 यूटी तो एक तो जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 यूटी यहाँ पे, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। अब ये टोटल 6 यूटीज़ हो गई, 2 यूटी और बची है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8। तो इसमें 2 बच रही है, एक तो चंडीगढ़ और एक बच रहा है दिल्ली एनसीआर। अब राज्यों की जो जलीय सीमा है जो हमने देखी,
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इन सब में। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा जलीय सीमा जो वाला राज्य है वो है गुजरात। तो गुजरात की सबसे ज़्यादा जलीय सीमा है, फिर आंध्र प्रदेश की, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, और सबसे कम है गोवा की। पश्चिम बंगाल से भी कम किसकी है? गोवा की। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की है? गुजरात की है, फिर सेकंड पे आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर तमिलनाडु। और यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे ज़्यादा जलीय सीमा अंडमान निकोबार, क्योंकि काफ़ी सारे द्वीप हैं वहाँ पे, फिर लक्षद्वीप की, फिर पुडुचेरी, फिर दमन दीव। तो ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते हुए क्रम में। अब एक प्रश्न लेते हैं कि निम्न में से सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी है? तो सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी है? तो चारों ऑप्शन में देखो, पहला तो आंध्र प्रदेश है, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु, और फोर्थ है अंडमान निकोबार। तो सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी होगी? आपके दिमाग में आ रहा होगा गुजरात की, पर गुजरात यहाँ पर गलत आंसर है। असली आंसर है अंडमान एंड निकोबार। अगर इस सवाल में ये सर्वाधिक जलीय सीमा की जगह सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य पूछता ना, तो गुजरात आंसर हो जाता है। पर इसने ना राज्य बोला ना यूनियन टेरिटरी बोली, इसने बस बोल दिया कि किसकी सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो जलीय सीमा है वो अंडमान निकोबार की है, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दिया जाए तो। दूसरा सवाल है कि निम्न में से सर्वाधिक पूर्णतः जलीय सीमा वाला राज्य। तो सबसे पहले पूर्णतः जलीय सीमा होना चाहिए। तो गुजरात की पूर्णतः जलीय सीमा नहीं है। गुजरात जो है उसका जो कुछ भाग है वो स्थल है। कुछ भाग गुजरात का क्या है? कुछ भाग तो जलीय है, कुछ भाग स्थल है। तो ये पूर्णतः जलीय सीमा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब पूर्णतः जलीय सीमा आंध्र प्रदेश की भी है और तमिलनाडु की भी है। अब इन दोनों में से ज़्यादा किसकी है? तो दोनों राज्यों में से जलीय सीमा किसकी ज़्यादा है? आंध्र प्रदेश की, क्योंकि ऊपर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर देख रखा है कि आंध्र प्रदेश की तमिलनाडु से ज़्यादा है। तो सर्वाधिक पूर्णतः जलीय सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों की जलीय सीमा हमने देखी कि भारत की जो जलीय सीमा है वो किस प्रकार से टच हो रही है। अब स्थलीय सीमा को देखते हैं, और स्थलीय सीमा में सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा शेयर करता है भारत किसी से, तो वो देश है बांग्लादेश। कौन से देश से सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है? बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों से जो है स्थलीय सीमा शेयर करता है। एक तो है पश्चिम बंगाल, एक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 5 राज्य हैं, और 5 राज्यों में भी सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम स्थलीय सीमा है मैक्सिमम, वो पश्चिम बंगाल से शेयर कर रहा है बांग्लादेश। त्रिपुरा को देखो तो त्रिपुरा तीनों ओर से जो है बांग्लादेश की सीमा से टच है। त्रिपुरा तीनों साइड से किससे टच है? बांग्लादेश की सीमा से टच है। ये तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से टच है, तीनों ओर से। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है जो तीनों ओर से टच हो रही है, इसको बोलते हैं जीरो लाइन। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? जीरो लाइन, शून्य रेखा। तो स्थलीय सीमा की बात हमने की, और स्थलीय सीमा में भी बांग्लादेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से टच हो रही है। 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा और सबसे कम असम से, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। त्रिपुरा की तीनों ओर से घिरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं जीरो लाइन या फिर शून्य रेखा। क्या बोला जाता है? जीरो लाइन या फिर शून्य रेखा। अब भारत और बांग्लादेश की जो सीमा पे कुछ गांव हैं, वहाँ पर विवाद हुआ करते थे। तो उन विवादों को सुलझाने के लिए 7 मई 2015 को 100वां संविधान संशोधन किया भारत ने। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन। और उसमें जो सीमावर्ती गांव हैं उनके भूमि का आदान प्रदान किया गया। तो कुछ गांव बांग्लादेश को दिए भारत ने, और कुछ गांव बांग्लादेश ने भारत को दिए। हालांकि भारत को ज़्यादा गांव देने पड़े बांग्लादेश को। तो उसके बाद वहाँ पर जो सीमा विवाद था उसको सुलझाया गया
तो 100वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? 100वां संविधान संशोधन रिलेटेड है किससे? भूमि के आदान प्रदान से। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कब इफेक्टिव हुआ ये? 7 मई 2015 को। अब बात करते हैं चाइना का और इंडिया का जो बॉर्डर शेयर होता है उसको। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता था? बांग्लादेश। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है? चाइना। चाइना भारत से जो बॉर्डर शेयर करता है उसमें सबसे ऊपर तो यहाँ पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी आ जाती है। तो एक तो यूटी हो गई। उसके बाद राज्य हैं, एक तो हिमाचल प्रदेश राज्य, फिर उत्तराखंड, फिर यहाँ पे नेपाल आ जाता है। तो नेपाल तो खुद ही अलग देश है। तो उसके बाद यहाँ पे सिक्किम, फिर एक देश आ जाता है भूटान, और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल भारत के कितने यहाँ पर हो गए राज्य? एक तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। तो 4 तो राज्य हो गए, और उसके साथ एक यूनियन टेरिटरी हो जाएगी। यूनियन टेरिटरी एक कौन सी है? जो लद्दाख है। अब एक चीज़ और हमें देखनी है कि एलएसी क्या होती है। एलएसी ये तो जो है चाइना और भारत की हो गई बॉर्डर लाइन, जिसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। चाइना और भारत के बीच के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा में भी चाइना सबसे ज़्यादा जो लंबा जो बॉर्डर शेयर करता है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर। तो यहाँ पर एक लाइन हमें दिख रही है एलएसी। एलएसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हुआ क्या कि जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ 1962 में, तो चाइना की सेना जहाँ तक अंदर आ गई थी भारत में, तो वहाँ तक जो लाइन खींची है उसको एलएसी बोला गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो एलएसी है ये भी विवाद है भारत और चाइना के बीच में। और साथ में ये जो भाग दिख रहा है जो चाइना के कब्जे में है, सियाचिन ग्लेशियर का कुछ भाग चाइना के कब्जे में, 1/2 भाग, शायद 3/2 भाग जो है वो भारत के पास है, और बाकी की आधा भाग 1/2 भाग चाइना के पास है। तो सियाचिन विवाद भी भारत और चाइना के बीच में एक मेजर इशू है। तो चाइना की जो टोटल जो बॉर्डर है 3917 किलोमीटर की, जिसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ये 1914 के शिमला समझौते के तहत इस रेखा को खींचा गया। चाइना भारत से जो बॉर्डर शेयर करता है वो 4 राज्य और एक यूटी। एक यूटी तो है लद्दाख, और 4 राज्य कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इसमें मैक्सिमम बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। हमने बात करी एलएसी जो 1962 के युद्ध में के बाद डिसाइड की गई। विवाद क्या है भारत और चाइना के बीच में? एक तो अक्साई चीन विवाद है, एक डोकलाम विवाद है। डोकलाम जो है सिक्किम में जगह पड़ती है बॉर्डर पे डोकलाम। तो डोकलाम में क्या है कि 2017 में चाइना ने वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया था। हालांकि उस एरिया पे भारत क्लेम करता है कि भारत ये हमारा एरिया है, पर बॉर्डर पे होने के कारण वहाँ पे उसने रोड कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। दोनों सेनाएं पहुँच गई थी वहाँ पे, चाइना की और भारत की, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद युद्ध विराम हुआ। युद्ध रियल में युद्ध नहीं हुआ था, पर सेनाओं में वहाँ पे झड़प चालू थी। तो काफ़ी टाइम बाद फिर चाइना की सेना पीछे हटी और भारत की सेना पीछे हटी। तो ये डोकलाम विवाद है। त्वांग विवाद, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की जगह है त्वांग विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना होकर भारत में आती है, तो चाइना उस पर जो कुछ परियोजनाएं लगाए पानी रोकने की कोशिश करता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का विवाद भी है भारत और चाइना में। एक विवाद है स्टेपल वीज़ा का। स्टेपल वीज़ा का क्या मतलब है कि जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, जहाँ पर जो रूरल एरिया में गांव के लोग रहते हैं, उनको चाइना क्या करता है कि स्टेपल वीज़ा जारी करके अपने देश में काम दे देता है। मेनली ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर जो बॉर्डर वाले लोग हैं उनको स्टेपल वीज़ा जारी करता है और अपने देश में काम देने की बात करता है। तो धीरे धीरे वहाँ पर वो जगह को हथियाने की एक साजिश है चाइना की। तो ये सारे विवाद हैं भारत और चाइना के बीच में। अक्साई चीन विवाद, डोकलाम विवाद, त्वांग विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, स्टेपल वीज़ा विवाद और एलएसी जो भारत और चाइना के बीच में है। वैसे ही एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये
चाइना की बॉर्डर है भारत के साथ, जिसको हमने बोला मैकमोहन रेखा। आगे बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन है। तो इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है। तो रेड क्लिफ लाइन भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है? एक तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 तो ये राज्य हो गए, और एक यूटी जम्मू कश्मीर हो गई, और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख हो गई। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रेखा है गुजरात से होकर जा रही है। सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है पूरा राजस्थान का टच हो रहा है। राजस्थान का जो पूरा बॉर्डर है वो पाकिस्तान से टच हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर कर रहा है पाकिस्तान, वो राजस्थान के साथ कर रहा है। तो 3310 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ भारत का। ठीक है, 3 तो राज्य हो गए, एक तो गुजरात, एक राजस्थान, एक पंजाब, और 2 यूटी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो राजस्थान के साथ करता है पाकिस्तान। रेखा को हमने नाम दिया रेड क्लिफ रेखा, जो कब खींची गई? 17 अगस्त 1947 को। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है प्रमुख, वह एक तो सरक्रिक विवाद, गुजरात में जगह है सरक्रिक, उसके लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहता है। तो 1972 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान की सेना जितनी अंदर आ गई थी, तो वहाँ तक उन्होंने जो कश्मीर पे कब्जा किया वो तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, जिसको अभी हम POK बोलते हैं। और वहाँ पे जो रेखा खींच दी गई वो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, कि भाई आपकी सेना इससे उधर रहेगी और हमारी सेना इधर रहेगी। तो ये LOC लाइन है, LOC को क्रॉस नहीं किया जा सकता, पर पाकिस्तान बीच इसका उल्लंघन करता रहता है, जैसा कि न्यूज़ में अपन देखते हैं। तो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, सियाचिन और सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। तो जब जल समझौता हुआ, तो जल समझौते में यह था कि जो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, उनके जल को लेकर समझौता किया गया था। तो पाकिस्तान भारत पे आरोप लगाता रहता है कि भारत जो है पानी को रोक लेता है, और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी जीवन रेखा ही यही है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे वहाँ का कराची शहर है, और लगभग जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो सिंधु नदी जल पर टिकी हुई है पाकिस्तान की। अभी जब पाकिस्तान ने लास्ट ईयर जब आतंकवादी हमला किया था भारत पे, तो भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। याद होगा आपको, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में ये विषय रहा था। तो सिंधु नदी जल विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और लेटेस्ट विवाद है। तो हालांकि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, पर लेटेस्ट ये न्यूज़ में था, क्योंकि जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद भारत ने इस पानी को रोक दिया था। तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच का बॉर्डर है जो हमने देखा। अगली बात करते हैं नेपाल और भारत के बॉर्डर की। तो नेपाल भारत के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो 1752 किलोमीटर की करता है, और कुल राज्य हैं 5। तो 5 राज्य हैं, उनके साथ भारत की बॉर्डर शेयर होती है नेपाल की। एक तो है उत्तराखंड, जिसको मैंने यूके लिखा है, एक उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जिससे सीमा शेयर हो रही है नेपाल की। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम जो सीमा लगती है वह लगती है पश्चिम बंगाल से। तो नेपाल की जो सीमा है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम पश्चिम बंगाल। भारत और नेपाल के बीच में 2 प्रमुख विवाद, एक तो काला पानी, जो काली रिवर है उसके पानी को लेकर विवाद है, और एक लिपुलेख दर्रे का विवाद। लिपुलेख दर्रा जो भारत और नेपाल के बीच में है। लिपुलेख एक्चुअली जगह है, वहाँ होकर दर्रा निकला हुआ है। वो नेपाल क्लेम करता है कि ये हमारे अंडर है, और भारत क्लेम करता है कि ये हमारे अंडर है। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख विवाद है नेपाल और भारत के बीच में। अगली बात करते हैं म्यांमार और भारत के बॉर्डर की। तो म्यांमार और भारत का बॉर्डर, म्यांमार जो देश है भारत के 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। एक तो अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा बॉर्डर वाला एरिया है। तो इसमें एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर, एक उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो और इधर म्यांमार देश है।
तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ये देखो काफ़ी लंबी जगह है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार, और सबसे कम बॉर्डर शेयर करेगा नागालैंड के साथ, ये वाला हिस्सा। तो ये म्यांमार का भारत के साथ बॉर्डर है 4 राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 1458 किलोमीटर की सीमा है म्यांमार की। कुल राज्य कितने हैं? 4। एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक नागालैंड, एक मणिपुर और मिजोरम। सबसे ज़्यादा सीमा मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश के साथ और सबसे कम नागालैंड के साथ। तो ये म्यांमार है। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान भारत के साथ 587 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और ये भी 4 राज्यों से सीमा बनाता है। एक तो असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जो सीमा शेयर करता है भूटान वो असम के साथ करता है, और सबसे कम सिक्किम के साथ। तो भूटान भी किससे 4 राज्यों से सीमा बना रहा है, और म्यांमार भी कितने 4 राज्यों से भारत की सीमा शेयर करता है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो भारत के जो अभी प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स। तो 28 राज्य में 5 राज्य ऐसे हैं जो स्थलबद्ध राज्य हैं। स्थलबद्ध राज्य का मतलब यहाँ पर है ये है कि ना तो वो किसी देश से सीमा शेयर कर रहे हैं, ना उनकी कोई जलीय सीमा है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? एक तो हरियाणा है, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड, एक तेलंगाना। ये 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जो स्थलबद्ध राज्य हैं, जो किसी ना बॉर्डर पे है ना पानी से इनकी सीमा टच हो रही है। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश से अलग हुआ जो छत्तीसगढ़, फिर उसके पास में झारखंड और फिर तेलंगाना। अब ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों रखते हैं? तो पश्चिम बंगाल और गुजरात। पश्चिम बंगाल और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी भारत की जलीय सीमा में भी वो काउंट हो रहे हैं और स्थलीय सीमा में भी वो काउंट हो रहे हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरी है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं? 3 देश में एक तो भारत खुद हो जाएगा, 2 अलग देश हो जाएंगे। तो एक तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, एक सिक्किम है राज्य, एक पश्चिम बंगाल राज्य, एक अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो ये 4 ऐसे हैं जिसमें एक तो यूटी आ गई लद्दाख, और 3 राज्य हो गए। ये तीनों जो है इनकी सीमा 3 देशों से बनती है। ठीक है। लद्दाख की किससे बात करें तो एक तो भारत हो गया, ठीक है, एक पाकिस्तान और एक चाइना। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश की देखें तो उधर म्यांमार हो गया, ऊपर चाइना, नीचे भारत। तो इस तरह से ये 3 देशों के साथ सीमा शेयर करते हैं। और ऐसी कौन सी विधानसभा है, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिनकी विधानसभा भी है? तो 2 यूटी है जिनकी खुद की विधानसभा, एक तो पुडुचेरी, एक दिल्ली। तो पुडुचेरी और दिल्ली की खुद की विधानसभाएं हैं। तो 2 यूटी ऐसी है, 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनकी खुद की विधानसभा है। आगे देखते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स। 7 सिस्टर स्टेट्स किसको कहा जाता है? 7 बहनें जिनको कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य। उसमें एक तो आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है नागालैंड, 4th है मणिपुर, 5वां है मिजोरम, 6th है त्रिपुरा और 7वां है मेघालय। तो इन सबको मिला के 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। याद रखना इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। ऑप्शन में जब एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो वो इस तरह कंफ्यूज करता है, सिक्किम को भी ऑप्शन में दे देता है। सिक्किम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। तो 7 सिस्टर स्टेट में एक तो अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और एक मेघालय।
ये है सेवन सिस्टर स्टेट। तो सेवन सिस्टर स्टेट। उसके बाद कर्क रेखा की स्थिति भारत में देखें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य इससे होकर ये जाती है। एक तो गुजरात हो गया, ये थोड़ा सा भाग राजस्थान का इसमें लगता है, तो दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था जो राज्य छत्तीसगढ़, फिर इससे सटा हुआ झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश की परली तरफ जाएं तो एक तो त्रिपुरा और एक मिज़ोरम। तो यहाँ होकर जो है कर्क रेखा गुजर रही है। कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से। ये कर्क रेखा जो है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम बोलते हैं, वो 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से भारत के गुजरती है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो कि कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है, झारखंड के बिल्कुल बीच में से गुजर रही है। तो झारखंड की राजधानी जो रांची है ना, रांची, वो सबसे करीब राजधानी है कर्क रेखा के। तो सेवन सिस्टर स्टेट को हमने देखा था, जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। इनको याद करने का ट्रिक है अनाम मित्र। इस वर्ड को याद रखना, अनाम मित्र। अ से तो अरुणाचल प्रदेश और असम, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम और मेघालय, और तरह से त्रिपुरा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। आप भी अपनी कोई ट्रिक बना के उसको याद रखना है अपन को कि कौन कौन से राज्य आते हैं सेवन सिस्टर्स में। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। रांची कर्क रेखा के निकटतम राजधानी है। तो इसको हमने मैप की सहायता से देख लिया। अब देखते हैं भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर थी और 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है, जो विश्व के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। वर्ल्ड के टाइम से कितने आगे हैं अपन? 5.5 घंटे आगे। और इसी मानक समय रेखा के बीच बिहार पर अपने भारतीय जो टाइम है वो चलता है 82.5 डिग्री। और ये मानक समय रेखा भारत के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 5 राज्य कौन कौन से? एक तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इससे अलग हुआ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर हमारी मानक समय रेखा गुजर रही है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है छत्तीसगढ़ में। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्रॉस करती है ये। और छत्तीसगढ़ में जो जगह है वो है कोरिमा। कोरिमा ज़िले में आपस में एक दूसरे को काटती है। तो ये फैक्ट एक ध्यान रखना कि कोरिमा ज़िले में दोनों रेखाएं, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो मानक समय रेखा है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब एक सवाल ले लेते हैं कि भारत का सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का ऐसा राज्य बताना है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता हो। तो ये इसका उत्तर रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर भी क्या है? उत्तर प्रदेश है। ये भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है। तो 8 राज्य कौन कौन से? एक तो हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हरियाणा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो टोटल कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राज्य हो गए। एक यूटी है जो कि दिल्ली है। तो दिल्ली क्या यूनियन टेरिटरी है, तो 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद असम है, असम 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। पर अपना सवाल तो था कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वाला तो सर्वाधिक राज्यों वाला पूछा है, तो सर्वाधिक राज्यों में तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे असम हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी का, जिसमें हमने कर्क रेखा को देखा, 7 सिस्टर स्टेट को देखा, भारत किनके साथ अपनी सीमा साझा करता है वो सब अपन ने देखा। अब हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और भारत के भौतिक विभाजन से हमारा जो मेन भूगोल वाला पोर्शन है, जहाँ से अक्सर जो फिज़िकल ज्योग्राफी के सवाल बनते हैं भारत को लेकर, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।